ब्रह्मांड को शुरुआत में लोग मात्र अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग के जरिए ही एक्सप्लेन किया करते थे। यही कारण है कि हमें एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी में काफी सारी गलतियां दिखाई देती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट। पहले के लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चपटी है, जिससे अगर वे एक ही दिशा में ज्यादा दूर तक जाएंगे तो वे अंतरिक्ष में गिर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इंसानों का दिमाग विकसित होता गया और हमारे पास नए नए इंस्ट्रूमेंट आने लगे, हमें ब्रह्मांड के बारे में भी काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलने लगी। धीरे धीरे हम मात्र आंखों के द्वारा किए जाने वाले ऑब्जर्वेशन से टेलीस्कोप तक आ पाए। फिर यही टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप में बदल गए, जो ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी भी चीजों को देख पाते हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते। जिस तरह से हमारा दिमाग विजुअल लाइट को रिसीव करके इमेजेस को क्रिएट करता है, वैसे ही रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स को रिसीव करके विजिबल स्पेक्ट्रम की एक इमेज क्रिएट करता है। यह प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इससे निकलने वाले रिजल्ट वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान साउंड के जरिए भी इमेज को क्रिएट कर लेते हैं और इसे बहुत पॉपुलरली अल्ट्रासाउंड नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे टेलीस्कोप के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी चीजों को देखने की कोशिश करेगा जिसके बारे में हम पूरी तरीके से निश्चित तक नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं डार्क यूनिवर्स की। शायद आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, इसलिए इसके बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर डार्क यूनिवर्स होता क्या है। वैज्ञानिकों द्वारा कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम सही तरीके से ऑब्जर्व एंड डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कैलकुलेशन में हमेशा द्रव्यमान से जुड़ी गलतियां रहती थीं, जिसे सुधारने के लिए डार्क मैटर नाम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। असल में वैज्ञानिकों ने एक आकाशगंगा का द्रव्यमान कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने उस गैलेक्सी में मौजूद हर विजिबल मैटर के द्रव्यमान को आपस में मिला दिया। लेकिन जब उस गैलेक्सी की रोटेशनल स्पीड को देखा गया तो उससे पता चला कि असल में इस गैलेक्सी का द्रव्यमान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कैलकुलेशन से कई गुना ज्यादा है। यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ डार्क मैटर। यह इस तरह का मैटर होता है जो हमारे ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े हिस्से को फॉर्म करता है। इसे डार्क मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट नहीं करती है, यानी हम किसी भी तरीके से इस डार्क मैटर को तस्वीरों में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन और द्रव्यमान से जुड़ी इक्वेशन में डार्क मैटर हमें कहीं न कहीं दिख ही जाता है। कुछ डार्क मैटर की तरह ही हमारे ब्रह्मांड में एक और बल मौजूद है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी ज्यादा नहीं जानते हैं। इसे डार्क एनर्जी कहा जाता है और डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी आपस में मिलकर ब्रह्मांड का 96% हिस्सा बनाते हैं। आपने आज तक जितनी भी चीजें देखी हैं या फिर जितनी भी चीजों के बारे में सुना है, वह सब कुछ मात्र ब्रह्मांड के 4% में ही आता है। 1929 में एडविन हबल ने यह डिस्कवर किया था कि हमारा ब्रह्मांड बहुत तेज गति से फैल रहा है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इस फैलाव के पीछे का कारण दिया डार्क एनर्जी। अगर डार्क एनर्जी की साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो यह इस तरह की एनर्जी होती है जो स्पेस के अंदर ही मौजूद होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह स्पेस की ही एक प्रॉपर्टी होती है। इसे किसी भी तरीके से स्पेस से अलग नहीं किया जा सकता है। यही एनर्जी धीरे धीरे कंपाउंड होती रहती है और अंतरिक्ष को फैलाती रहती है। अब यह एनर्जी स्पेस में क्यों फॉर्म होती है, यह वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। बिल्कुल डार्क मैटर की तरह ही डार्क एनर्जी भी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है, जिस वजह से इसके बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर आपस में मिल जाते हैं तो यह फॉर्म करते हैं डार्क यूनिवर्स का, जो हमारे ब्रह्मांड का करीब 96% हिस्सा है। इसी डार्क यूनिवर्स पर रिसर्च करने के लिए ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की ठानी और इसका नाम रखा गया यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट। यह पृथ्वी और सूर्य के लैग्रेंजियन पॉइंट पर मौजूद रहकर डार्क यूनिवर्स पर रिसर्च करेगा। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हर ग्रह और सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसकी खुद की ग्रेविटी स्ट्रांगली काम नहीं कर पाती है। इसी पॉइंट को वैज्ञानिक बुलाते हैं
लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन असल में बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस की तरह ही एक मैथमेटिक्स की फील्ड है, जिसका एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो उसे एक स्टेबल ऑर्बिट में रखने के लिए इन्हीं लैग्रेंजियन पॉइंट्स पर सेट किया जाता है। कुछ ऐसा ही यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट के साथ भी किया जाएगा। यूक्लिड को फाल्कन 9 नाम के एक रॉकेट के जरिए 1 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। इसे डायरेक्टली पृथ्वी और सूर्य के लैग्रेंजियन पॉइंट L2 पर सेट कर दिया जाएगा, जो असल में हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि यह पॉइंट हमारी पृथ्वी और चांद की दूरी से 5 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। यह एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से इस स्पेसक्राफ्ट को फंक्शन करना काफी ज्यादा आसान रहेगा और यह ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएगा। ऐसा करने में इसे इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी मदद करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस स्पेसक्राफ्ट को जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जिससे ये दोनों ही डार्क यूनिवर्स के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट में इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा भी मौजूद है। हालांकि इसके बावजूद वैज्ञानिक जेम्स वेब का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वह ज्यादा एफिशिएंट होगा और स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल को बचाएगा। यूक्लिड में लगे हुए कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू जेम्स के फील्ड ऑफ व्यू से 100 गुना ज्यादा है। यानी अगर आप जेम्स वेब का इस्तेमाल करते हुए मात्र 1 मीटर के एरिया को देख पाते हैं, तो वहीं पर यूक्लिड का इस्तेमाल करने से आप 100 मीटर के एरिया को एक ही तस्वीर में देख पाएंगे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में इतना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होने का मतलब है कि आप लाखों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कैप्चर कर सकते हैं। इससे ऑब्जेक्ट के बीच में मौजूद कनेक्शन क्लियर दिखाई देने लगते हैं, जो शायद अलग अलग तस्वीर होने पर मिस हो सकते हैं। यूक्लिड का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल लेंसिंग को सही से स्टडी करना चाहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जहां पर ज्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मात्रा होगी, वहां पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बहुत बड़े लेवल पर होगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया था कि हर ऑब्जेक्ट जिसका खुद का द्रव्यमान है वह स्पेस टाइम को कर्व करेगा। अब स्पेस के मुड़ जाने की वजह से इसके पीछे से आने वाली लाइट भी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का प्रोसेस होता है। वैज्ञानिक इस पर ही यूक्लिड को फोकस करना चाहते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि कितनी मात्रा का डार्क मैटर कितनी ग्रेविटेशनल लेंसिंग कर रहा है। इसके बाद वैज्ञानिक ये पता लगा पाएंगे कि डार्क मैटर की एक यूनिट का द्रव्यमान कितना है। अभी तक हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं है कि असल में यह मैटर है भी या नहीं। डार्क मैटर के बारे में हम अभी कुछ भी निश्चित होकर नहीं कह सकते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि यह जो भी चीज है उसके पार्टिकल्स जरूर होंगे। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। इसमें सिर्फ मैटर ही नहीं बल्कि फोर्स भी काउंट होते हैं। यूक्लिड का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक इस चीज का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह स्पेसक्राफ्ट जितनी भी तस्वीरों को कैप्चर करेगा वो सब ही कलरलेस होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में कोई भी ह्यूमन फिल्टर नहीं डाला गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी रंग मौजूद नहीं है और यह सिर्फ हमारे दिमाग की ही एक क्रिएशन होती है। ब्रह्मांड में रंग नाम की कोई भी चीज नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ ब्राइटनेस और एनर्जी ही मौजूद है, जिसे हमारा दिमाग कलर के रूप में परसीव करता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च होता है तो वह आमतौर पर इन्हीं ब्राइटनेस के लेवल को देखता है, जिसे हम सफेद और काला कहते हैं। जब किसी चीज की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है तो वह हमें सफेद रंग की दिखाई देती है, और जब किसी चीज की ब्राइटनेस बहुत कम होती है तो वह हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है। इन्हीं के बीच में जो अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं उन्हें हम कलर्स कहकर बुलाते हैं, लेकिन असल में वह ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट उन्हें नेचुरली नहीं देख पाता है। यूक्लिड के जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में भी रिसर्च करेंगे, क्योंकि उससे ही हम डार्क एनर्जी को करीब से समझ पाएंगे। इसके लिए यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट में NISP नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नियर इंफ्रा स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोटोमीटर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रह्मांड से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को रिसीव एंड स्टडी करेगा।
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 1929 में इस बात की खोज हुई थी कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। एडविन हबल ने यह देखा कि कुछ गैलेक्सी अपने अंदर से लाल कलर की लाइट को रिलीज कर रही हैं। जब उन आकाश गंगा पर रिसर्च की गई तो यह पता चला कि वे हमसे दूर जा रही हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जो भी चीज हमारी पृथ्वी से दूर जाती जा रही है हमेशा लंबी वेवलेंथ की रेडिएशन को रिलीज करेगी। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इंफ्रा स्पेक्ट्रोमीटर को यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट में लगाया है ताकि ये भी हमसे दूर जाने वाली गैलेक्सी की रेडिएशन को स्टडी कर पाए। वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को सही तरीके से समझने के लिए BAO यानी बैरियन एक्वास्टिक ओसिलेशन नाम की एक तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए वह ब्रह्मांड में 10 अरब साल पहले के एक्सपेंशन पर स्टडी कर पाएंगे। आसान शब्दों में कहूँ तो इससे वैज्ञानिकों को यह जानकारी मिलेगी कि डार्क एनर्जी असल में काम कैसे करती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। फिलहाल तो ये तक कहा जा रहा है कि रिसर्च होने के बाद आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अब ऐसा असल में हो पाता है या नहीं ये तो समय ही बताएगा। हालांकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर रिसर्च करने का आइडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके जरिए ही हम अपने ब्रह्मांड के एक बहुत विशाल हिस्से को समझ पाएंगे। अगर आपको ब्रह्मांड के किसी एक ऑब्जेक्ट पर रिसर्च करने का मौका दिया जाए तो आप किस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।